नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज बाल विकास की लाइव क्लास, जो कि मित्रों ओल्ड पेपर के बेस्ड पर है, जो ग्रेड 2 में आए थे। और जो कि आपको पता है कि हमेशा पेपर्स जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते उनको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये बोलूँगा कि वीडियो पर नया है तो मतलब हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ आप कमेंट करते चलें लाइव क्लासेस में, जिससे आपको लास्ट में काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, उनके आंसर देते चलिएगा साथ में। हाइपरकाइनेटिक प्रकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर सभी हैं। ऑप्शन ए है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ऑप्शन बी है अति सक्रियता, ऑप्शन सी है मतिभ्रम और ऑप्शन डी है इम्पल्सिविटी। तो हाइपरकाइनेटिक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए, हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से छोड़कर सभी हैं। हाँ जी, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मित्रों, उसको जो राइट आंसर है वो है मतिभ्रम, जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशंस बोलते हैं। यही होता है हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में छोड़कर, मतलब मतिभ्रम को छोड़कर। याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अति सक्रियता और इम्पल्सिविटी, ये तीनों होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के बीच डील करना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के बीच डील करना चाहिए। पाठ्य विवरण, ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी है आकलन और ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है: संज्ञानात्मक विकास, आत्मकेंद्रित विकास, व्यवहारात्मक विकास और पर्यावरणीय विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो दोस्तों है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि आपको तो खुद ही पता है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैरी बहुत निर्गामी है। वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? ऑप्शन ए है भ्रमण या आमोद, ऑप्शन बी है विचारावेश विधि, ऑप्शन सी है ग्रेड विधि और ऑप्शन डी है वैयक्तिक शिक्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों भ्रमण आमोद। क्या होगा? भ्रमण आमोद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। स्थिरता का एक संकेत, ऑप्शन ए है अभिप्रेरण, ऑप्शन बी है स्थिरांक, ऑप्शन सी है प्रगति और ऑप्शन डी है वक्र कर्व। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्योंकि यदि आप आंसर नहीं देंगे ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आप मेन पेपर में जाते तो कैसे आंसर लगाते? तो आंसर देना तो मस्ट कंपलसरी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो, या इसको स्थिरांक बोलते हैं। क्योंकि स्थिरांक की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। याद कर लो, नाम में ही जुड़ा है स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है छात्रों में नौकरी के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। और ऑप्शन डी है छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना ये समावेशी कक्षाओं को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। ऑप्शन ए बीमारी, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता और ऑप्शन डी है बुढ़ापा। जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलनेस मतलब बीमारी। तो विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न कारण होते हैं बीमारी, लेकिन अधिगम, परिपक्वता और बुढ़ापा विकास में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है। प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता और शिक्षक और साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। आराम से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब तक आप आराम से सोच के आंसर कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट जरूर करिएगा जब भी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। तो स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक होते हैं माता पिता। याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? व्यवहारवादी, सत्तावादी, अधिकारी या अनुमोदक? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आधिकारिक, क्योंकि वो अपने जो है ना उसको आधिकारिक रूप से बता रहा है कि यदि तुम बुरा काम करोगे तो तुमको ये इस काम की सजा मिलेगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, क्वेश्चन है कि स्वालीनता, जिसको हम ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में असमर्थ, नींद लेने में असमर्थ या फिर निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। यहाँ हम ऑटिज्म या स्वालीनता की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा दूसरों के साथ आंख में संपर्क करने में असमर्थ। देखना, जो बच्चे एक तरीके से ऑटिज्म मतलब स्वालीनता होते हैं ना, वो एक तरीके से सेम खाते हैं। तो वो जब भी कोई उनसे नजरें मिलाता तो अपनी नजरों को नीचे कर लेते, क्योंकि वो दूसरे संपर्क करने में क्या होते हैं? असमर्थ। तो ये क्वेश्चन याद करते चलिए, ये ग्रेड 2 के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मीटर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेंसरोमीटर अवस्था। याद रखिएगा। अब ये पूछेंगे आप कि ये सेंसरोमीटर अवस्था क्यों होती है, क्योंकि ये पूर्व, मूर्त और औपचारिक तो दे दी है। तो आप खुद सर्च करना, जो बच रही है वह अवस्था, उसी को हम सेंसरोमीटर अवस्था कहते हैं। पहले तो आप जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो बच रही है वही सेंसरोमीटर अवस्था कहलाती है। और उनके सन भी याद रखिए, कितना 0 से 2 होता है, कितना 2 से 7 होता है, 2 से 5 होता है, ये सब याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे, पावलोव। हाँ जी, और पेपर में एक गलती मत करिएगा। कैसी, मैं आपको बताऊं,
कि जैसे थॉर्नडाइक जो बड़े वर्ड में लिखा है, मैंने कई लोगों से बात किया है, तो वो अपना जो माइंड लगा लेते हैं एग्ज़ाम में, वो सोचते हैं कि जो बड़े वर्ड में लिखा है यही पीईबी ने राइट आंसर दिया। तो बता दूँ ये मिस्टेक्स होती है, बट ज़रूरी नहीं कि जो बड़े जैसे इसमें देखिए अलग ही दिख रहा है स्लाइड्स में बड़े, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ दिमाग में एक्स्ट्रा लगाइएगा, जो सही आंसर है वही लगाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, सबको ही पता है, क्योंकि इसमें तो राइट आंसर नहीं दिया है। और क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत सबको पता है, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था, पावलाव ने दिया था, याद रखिएगा, इसमें वो प्रिंट करना भूल गए। तो पावलाव ने जो क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, वो दिया था, याद रखिएगा, पावलाव, जिसने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों में निम्न की अनुमति देना है। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। ऑप्शन ए है एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, ऑप्शन बी अलग अलग समूह में काम करने की, अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की, और ऑप्शन डी है एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है, विविधता के प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है। ऑप्शन है विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन बी है जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी है दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे। और ऑप्शन डी है कक्षा में पूछे गए सही प्रश्नों के लिए उत्तर स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो आप सभी को पता है, मैंने कितनी बार बताया कि इसका जो राइट आंसर हमेशा होगा ऑप्शन ए। स्कूल में घंटी बजते ही बच्चों का अवकाश का संकेत समझ के खुशी होना ही इवान पावलोव का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव के रूप में हम परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है मतंग मतलब स्कीमाटा, ऑप्शन सी है मानसिकता, और ऑप्शन डी है नैतिकता। इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतम मतलब स्कीमाटा इज द राइट आंसर। तो संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के स्कीमाटा में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि बिंगम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण में क्या पता चलता है। व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां, विभिन्न अनुवांशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, और ऑप्शन डी है विभिन्न अनुवांशिक योग्यता की सामर्थ्य। जल्दी से राइट आंसर बताइए बेटा। इसका राइट आंसर है प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता। प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता ही आप में अभिवृत्ति परीक्षण में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो सकता है कि कुछ लोग ये क्वेश्चंस पहले देख चुके हो, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार जरूर लगाइएगा जिससे और चीज़ें याद हो, पुनर्वलन मिले हमको, ठीक है। एक बच्चे को कोबरा से डराना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता था। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है। पुनर्वलन, स्वतः पुनर्वलन, उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर उद्दीपक विभेदीकरण। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब किसी एक चीज से अपन बोले ना, दूध से डरा हुआ दूध से जला हुआ बच्चा छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो सेम यही है। मतलब आपने उसको एक सांप से डरा दिया, वो रस्सी भी देख लेगा तो वो एकदम से डर जाएगा, ठीक है, यही है वो उद्दीपन सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल लैंग का दृष्टिकोण है निर्णय, संवेदन, संरचित और प्रक्षेपीय।
कार्ल यंग का, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा प्रक्षेपी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव राइट आंसर है कार्ल यंग के अनुसार दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उत्तेजन, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति और प्रलोभन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूल प्रवृत्तियां। देखो, मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14। मैकडूगल ने बताया था संवेग या मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो 14 होती है। थोड़ा आप चेक और कर लीजिएगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां 14, उससे इससे रिलेटेड संवेग भी कितने होते हैं? 14, जो मैकडूगल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना और जानकारी प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सूचना पर कार्य करना, जो कि स्मृति का हिस्सा नहीं होता है, मेमोरी का जो पार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उपावस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीख जाता? ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं, माध्यमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं और तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो इसका बेटा राइट जो आंसर होगा वो होगा माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। तो एक बच्चा भाई जब अपनी कविता, जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल में चलाने लगते हैं और अपनी पसंदीदा जो कार्टून्स होते हैं वो खुद लगाने लगते हैं, तो क्या कहलाता है? वो माध्यमिक योजना का समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? 14 से 18, 2 से 8, 9 से 12 या फिर 6 से 14? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 से 14, याद रखिएगा, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, सीसी अंडरटेकन मतलब सीसी खालिस्तान आरंभ किया जाता है वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में, समय समय पर और वर्ष में 2 बार। आपने सीसी जरूर दिए होंगे कॉलेज एग्जाम्स में, तो कितने में कितने बार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है वर्ष भर में। वैसे सेमेस्टर 2 होते हैं, लेकिन यदि इसके हिसाब से देखें 2 तो ठीक है, क्योंकि आजकल सेमेस्टर के हिसाब से पेपर चलते हैं। लेकिन जहाँ सेमेस्टर्स नहीं चलते हैं, ये सेमेस्टर्स मध्य प्रदेश में ही अलाउ है, अदर जो स्टेट्स हैं उनमें कई जो एग्ज़ाम्स हैं वो ईयर में एक ही बार अभी भी होते हैं। तो ठीक है, तो सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाला पहला स्टेट भी हमारा मध्य प्रदेश ही था। बट यदि अदर स्टेट में बात करें तो साल में एक ही बार होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है तो वर्ष भर में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न करना निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है और समय की बर्बादी है। यदि आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस इन दी क्लासरूम, तो इसका जो राइट आंसर वो है विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। मतलब आपकी क्लास में यदि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? वो विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहा है, क्लारीफाई सब्जेक्ट मैटर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती हैं? कमी जरूरतें, प्राथमिक जरूरतें, वृद्धि जरूरतें और आवश्यक जरूरतें। इसका राइट आंसर है कमी जरूरतें, डिफेंसी नीड्स, ठीक है। तो असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती, वो कहलाती हैं कमी जरूरतें, याद कर लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणीय सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है, इवान पावलोव, स्किनर, आरोन ब्रेक या फिर बंडूरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा ने ही प्रक्षणीय अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, याद कर लीजिएगा अल्बर्ट बंडूरा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले की स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। चेकलिस्ट, रूबिक्स रेटिंग स्केल या फिर इन्वेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहलाएगा इन्वेंटिस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद और अप्रिय भावनाएं खाली स्थान से जुड़ी होती हैं। सुखद और अप्रिय भावनाएं खाली स्थान से जुड़ी होती हैं। द्रव्य दृष्टिकोण, जिसको हम परिहार संघर्ष बोलते हैं, परिहार या परिहार संघर्ष, दृष्टिकोण या दृष्टिकोण संघर्ष, या दृष्टिकोण या परिहार संघर्ष। बताइए, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं। इस टाइप्स के क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। इसका राइट जो आंसर है वो है दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष, मतलब ऑप्शन हमारा डी इज राइट है। तो ये सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं इससे कनेक्टेड होती हैं, दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रामाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। छात्रों के परिणामों में तुलना और काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है। छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मापदंडों या सीखने के मानकों के एक निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है, या फिर शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत शक्तियाँ, कमजोरियाँ, ज्ञान और कौशलों से पहले निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर पूछा था प्रामाणिक आकलन, जिसका जो राइट आंसर है, छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान कौशल के साथ सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता को प्रभावित करता है? माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान, या बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। समझिएगा, अच्छी सफलता की बात कर रहे हैं विद्यालय में, इसलिए आप देखिएगा आज भी लोगों की मेंटलिटी है कि सरकारी स्कूल से अपेक्षा प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टीचर मेहनत करता है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि मैं हर शिक्षक को बुरा तो नहीं बोल सकता हूँ कि वो काम नहीं करते, लेकिन आज भी जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ की हालत थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर आधार जिला है ना, वहाँ पे प्रॉपरली है ही नहीं, तो एक टीचर अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाता है, और कुछ बोरिंग तरीके से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं तो अब तो हमको निकालने से। इसलिए आज प्रदेशों में, हर स्टेट्स में गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट खुद उनको धीरे धीरे क्लोज कर रही है, क्योंकि जब उनमें बच्चे ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली कि वहाँ से वो टीचर रिक्रूटमेंट क्यों करेंगे। तो भाई यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि टीचर की जॉब बढ़ेंगी तो बता दूं घटेंगी, क्योंकि सब अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। सिंपली सी बात यह है, क्योंकि उनको आज भी लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बट मैंने देखा है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बड़ी होती है, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की टीचर की मेंटलिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था मित्रों, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो जरूर करें, क्योंकि ये ओल्ड पेपर और इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा। आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस यहीं से कवर हुए। साथ ही साथ हमारी फेसबुक पर भी क्लासेस चलती है लाइव, और हमारा एक अदर यूट्यूब चैनल तरुण जी के ट्रिक, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर शाम को 7 बजे साइंस की क्लास लाइव चलती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे महाकाल की कृपा आप पे बरसेगी और आप पक्का कुछ आगे बढ़ा करेंगे। तो मिलते हैं कल 11 बजे लाइव क्लासेस में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।